नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। परिवार में संपत्ति दान पर बड़ी राहत। जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की मान्यता खत्म। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति की एसओपी पारित। कुशीनगर में बनाए स्टाम्प कार्यालय को मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। कुशीनगर में नए स्टाम्प कार्यालय को मंजूरी। लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास। तो परिवार में संपत्ति दान पर बड़ी राहत। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। कुशीनगर में नए स्टाम्प कार्यालय को मंजूरी। ये बड़ी जानकारी। कुशीनगर में नए स्टाम्प कार्यालय को मंजूरी। एसआईआर प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। परिवार में संपत्ति दान पर बड़ी राहत। निकिता सरीन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं। निकिता, कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, बताइए। देखिए सौरभ, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई और हर बार कैबिनेट बैठक की तरह इस बार भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। आपको बता दें, कुल 14 ऐसे प्रपोजल्स थे जो आए थे, जिनमें से 13 प्रपोजल्स पारित हुए। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण प्रपोजल्स बता दूं कि परिवार में जो ब्लड रिलेशन है उसमें संपत्ति दान पर बड़ी राहत मिली है, और अब परिवार के सदस्य को किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी दान करने पर जो स्टैंप शुल्क है वो मात्र 5,000 रुपए देना पड़ेगा लगेगा। और साथ ही साथ कुशीनगर और झांसी में नए स्टैम्प्स जो कार्यालय हैं उनके निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। बात करूंगी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति की जो एसओपी है, वो उसका भी जो वर्ष 21 उसमें वर्ष में जो 21 औद्योगिक कंपनियां हैं उनके निर्माण और संचालन शुरू होगा, जिसके लिए 10,000 प्लस जो युवाओं हैं और साथ ही उनको प्रत्यक्ष और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूं कि जो जेएस विश्वविद्यालय है वहां की जो मान्यताएं हैं वो समाप्त फर्जी मार्कशीट मामले में जांच में एक बड़ा फैसला दिया गया है कि अब छात्रों की जो डिग्री है और सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन और साथ ही संचालन आगरा बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय करेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स हैं जो जिनको कैबिनेट में आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। हालांकि 14 प्रपोजल्स आए थे जिसमें 13 पारित हुए, और मेन यही है। और हर बार सरकार उन्हीं प्रपोजल्स को फाइनलाइज करती है, उनको पारित करती है जो जनता को सीधा लाभ दे सके। अभी भी जो मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रपोजल्स के बारे में जी, बताया, इससे कहीं ना कहीं जनता को सीधा लाभ मिलेगा। सौरभ, बिल्कुल। निकिता, अगर बात किया, जैसे कि आप एसओपी के बारे में बता रही हैं, एसओपी के बारे में और थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग नहीं समझते, इसके विषय में समझा दीजिए। देखिए, जो ग्लोबल कैपेसिटी की बात करती हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले युवाओं को मद्देनजर रखते हम्म। हुए अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो उनके लिए रोजगार लगातार सरकार प्रोवाइड कर रही है। और इसी क्रम में यहाँ पर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की जो नीति है उसमें परिवर्तन किया गया है यहाँ पर, और 14th औद्योगिक कंपनी का निर्माण हम्म। संचालित होगा, यानी कि संचालन जो शुरू होगा उसमें अब जो रोजगार देने की कैपेसिटी है, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, युवाओं की हम्म। कैपेसिटी है, उसको बढ़ाकर 10,000 प्लस कर दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हाँ। ये मंत्री जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं नंद गोपाल नंदी ने इसकी घोषणा की है। हाँ। तो जाहिर है एसओपी बहुत डीपली समझने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं आपको ब्रीफ जी, करूं जी, जी। तो इसमें जो रोजगार देने की क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खुलता है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर उज्जवल हो पाएगा उन लोगों का जो बहुत ठीक है। समय से शिद्दत से लगे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ, कहीं उनको रोजगार मिल जाए। तो ये एक जनता
ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एसआईआर प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नवदीप रिडवा 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, तो 6 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। ये बड़ी जानकारी। यूपी में एसआईआर के बाद 12.55 करोड़ वोटर, सीईओ ने ये बताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 6 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। तो अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, तो आपके पास एक समय है। बस निर्धारित समय में जाकर आप कुछ अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी जानकारी। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नवदीप रिडवा ने कहा है 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। तो 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई संशय है तो 6 फरवरी तक आप जाकर अपडेट करा सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। नरेंद्र यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, पीसी की गई है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए दर्शकों को। देखिए, निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि उनको एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो प्रपत्र मिले हैं वो 12 करोड़ 55 लाख हैं और इसमें से 2 करोड़ 17 लाख अपने निवास स्थान पर नहीं पाए गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं। तो उनके लिए एक बड़ा अवसर है। 6 फरवरी तक यानी 1 महीने का समय दिया गया है और वो फार्म भर करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। साथ ही ये वेबसाइट पर निर्वाचन आयोग की लिस्ट जो है प्रकाशित हो गई है, वहाँ से अपने परिवार का अपना वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। साथ ही तमाम निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में जिलाधिकारी और तमाम जगह पर उनकी वोटर लिस्ट मौजूद होगी। बीएलओ के पास से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर उनको कोई करेक्शन करवाना है तो इसके लिए फार्म 8 भरना होगा। उसमें उनके निवास स्थान और किसी भी तरीके का उसमें बदलाव करवाना है तो वो हो सकता है। साथ ही अगर किसी का नाम आ गया है, वो मृत है, वो यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए फार्म जो है 7 भरना होगा। उससे उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। आज निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान भी कहा कि जो युवा अभी 18 साल की उम्र पूरा नहीं किए हैं वो भी फार्म 6 भर सकते हैं। यानी कि अक्टूबर 2026 में जो 18 साल पूरे होंगे वो अभी भी फार्म भर सकते हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम अक्टूबर 2026 के बाद होगा। यानी कि नए मतदाता भी इसमें अभी भी जुड़ने का अवसर है। और अगर बात की जाए 15,78,000 नए मतदाता इस वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। जिस तरीके से 10 अक्टूबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार मतदाता थे, उसके सापेक्ष जो प्रपत्र अब तक मिले हैं वो 12 करोड़ 55 लाख हैं, जो करीब 81% आते हैं। इनके प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसमें करीब 46 लाख 23 हजार मृत पाए गए हैं और इसमें से बहुत सारे लोग जो है 25 लाख से ज़्यादा मतदाता सूची में 2 से 3 जगह उनका नाम था, उनको हटाया गया है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जो लोग अपने निवास स्थान पर नहीं मिले हैं, कहीं दूसरी जगह हैं या फार्म नहीं जमा किए हैं, उनकी संख्या 2 करोड़ 17 लाख है। इसमें से लाखों की संख्या में लोग सामने आ सकते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जा सकता है। ये मौका केवल 6 फरवरी 2026 तक के लिए है और उसके बाद निर्वाचन आयोग इस सारे आंकड़ों पर काम करेगा और उसके 1 महीने बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। फतेहपुर में गैंगस्टर और सपा नेता की संपत्ति सीज हो गई है। हाजी रजा पर दर्ज है दर्जन भर आपराधिक मामले। 25 और 30 करोड़ की जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई। बेनामी संपत्ति, नौकरियां और ड्राइवर भाई के नाम पर भी है और डीएम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं।
बड़ी खबर इस वक्त ये आप देख सकते हैं, बेनामी संपत्ति नौकरियों और ड्राइवर भाई के नाम पर हैं। डीएम आदेश पर पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फतेहपुर में गैंगस्टर और सपा नेता की संपत्ति सीज कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, पूरे मामले के बारे में विस्तार से समझाएं। ये फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता रजा हैं और ये वाकायदा इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो चुकी है। यानी इनके खिलाफ अब तक 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। तमाम लोगों को ये डराते थे, धमकाते थे, अवैध रूप से संपत्तियां कमाते थे। इस बात के मुकदमे फतेहपुर में कई सारे दर्ज हैं और इसी के चलते इन्होंने कई करोड़ रुपए की बेशकीमती संपत्ति वहां कमाई। और सबसे खास बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो अवैध रूप से धन कमाया था, उस पैसे से जो संपत्ति कमाई थी वो भाई के नाम, ड्राइवर के नाम, घर में नौकरी करने वाली नौकरानियों के नाम, अन्य लोगों के नाम थी जी। अब देखिए संपत्ति की जानकारी सौरभ जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन को हुई कि अवैध रूप से इनके द्वारा संपत्ति कमाई गई है और बाकायदा ये संपत्ति अपने नौकरों के नाम की है। इस पर अवैध रूप से कॉलोनियां भी काटी जा रही थी जो कि प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं थी। अब ऐसे में जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया गया। इनके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्तियों को ढूंढा गया। ढूंढने के बाद आज उन तमाम संपत्तियों को सीज कर दिया गया है। देखिए सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संपत्ति शहर के उन इलाकों में थी जिनकी बेस कीमत थी, यानी कई करोड़ रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है। अब कार्रवाई हो गई है। ऐसे में देखिए सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा नेता रजा जो हैं, उनका जो पुराना इतिहास है बेहद खराब है। यानी परिवार से वो ज्यादा मजबूत नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पिछले दिनों जब सपा की सरकार थी, इस दौरान उन्होंने ये तमाम जो संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की थी, कमाई थी। तो पुलिस की निगाह इन पर पिछले लंबे समय से थी। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पुलिस और प्रशासन की निगाह थी। ऐसे में आज इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी देखिए ये कार्रवाई यहीं तक समाप्त नहीं होती। बाकायदा इनको तमाम नोटिस भी जारी किए गए हैं कि आखिर ये संपत्ति जो कमाई थी वो पैसा कहां से आया और कैसे आया। इनको इस बात का भी जल्दी से जल्दी जवाब देना होगा। इसके अलावा इनकी अन्य जो संपत्तियां हैं उन्हें भी तलाशा जा रहा है कि आखिर इन्होंने अवैध रूप से पैसा कमाकर कहां संपत्ति खरीदी। तो कहा जा सकता है फतेहपुर में आज देखिए जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से खबर है जहां पर राहुल गांधी मानहानि केस में सुनवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में गवाह से जिरह पूरे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि 19 जनवरी को अगली सुनवाई तय। 313 के तहत राहुल गांधी तलब होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वादी पक्ष ने बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को अगली सुनवाई तय की है। 313 के तहत राहुल गांधी तलब होंगे। ये बड़ी जानकारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी को अगली सुनवाई तय। वादी पक्ष ने गवाही समाप्त होने की बात कही। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 313 के तहत राहुल गांधी तलब होंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर फिल्म बाला जैसी हकीकत, गंजापन छिपाकर युवक ने युवती से शादी की। बिग उतारते ही धोखे से हुआ खुलासा, पत्नी से मारपीट।
नौकरी का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी, पति समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए हैं। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा में, जहां पर फिल्म बाला जैसी हकीकत एक सामने आई है। बताया जा रहा है गंजापन छिपाकर युवक ने युवती से शादी की और बिग उतरते ही धोखे का हुआ खुलासा। अब देखिए, आप जैसे हैं आप उसी तरीके से पेश आइए, नहीं तो बाद में कलई खुलने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां पर फिल्म बाला जैसी हकीकत सामने आई है। अकरम खान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जोड़ रहे हैं। अकरम, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए सौरभ, ग्रेटर नोएडा के ये गौर सिटी का जो पीड़ित पक्ष है वो रहने वाला है। यहाँ की जो एक बेटी है उसकी शादी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में जब शादी हुई तो उनका कहना है कि बायोडाटा में उन्होंने अपने 18 लाख रुपए वार्षिक आय दिखाई थी। इसके अलावा ग्रेजुएट बताया था खुद को, और ये शादी की गई थी 16 जनवरी 2024 को ये शादी हुई थी। जिसके बाद जब लड़की अपने ससुराल गई तो वहां पर एक दिन वो बिग उसका पति का उतर गया। जिसके बाद कि उसका पति जो था वो गंजा था। शादी से पहले उसने विग लगाकर ये अपनी बातचीत और शादी की थी और सभी लोगों को बताया था कि उसके बाल जो है वो ओरिजिनल है। लेकिन जैसे ही ये ससुराल पहुंची उसके बाद ये एक दिन अचानक खुलासा हुआ जब वो विग उतर गया कि ये आदमी जो है वो गंजा है। जिसके बाद दोनों में मनमुटाव शुरू हुआ है। ये भी आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है कि जो शादी में दान दहेज था उन्होंने वो अच्छा दिया था। और इसके अलावा जब वो दूसरी जगह घूमने गए थे अच्छा अकरम, एक सवाल ये कि जब शादी तय होती है तो आजकल मॉडर्न जमाना है, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, क्या ये रस्म अदायगी नहीं की गई थी? क्या एक बार एक दूसरे को देखे नहीं थे क्या? देखिए, जो अपनी लंबी शिकायत में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया, उनका कहना है कि बायोडाटा उन्हें मिला था लेकिन तब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ था कि जो शादी है वो जो उसके बाल नहीं है, विग लगाया हुआ है। जैसा ही ये खुलासा हुआ है बाद में तो उस पे पीड़ित पक्ष ने बताया कि वो जब शादी के बाद घूमने गए थे तो उस दौरान भी उसके साथ मारपीट हुई थी जब ये पता लगा था। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा दान दहेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने 5 लोगों को इसमें नामजद किया है विश्वनाथ थाना इलाके में, जहाँ ये मुकदमा लिखा गया है। उसमें पति है, सास है, ससुर है और लड़के का जीजा है और उसका मामा है। 5 लोगों को खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। इसके अलावा मारपीट करना, दहेज मांगना और जो उसके निजी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों आगे। अंकिता हत्याकांड पर बोले सीएम धामी, अंकिता भंडारी केस बहुत दुखद है, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया। सीएम ने कहा कि इस केस की जांच अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया है। अंकिता भंडारी केस बहुत दुखद है। सीएम धामी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। हमने और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।